वेलकम टू मास्टर ऑफ सोशल वर्क। मेरा नाम मंजरी तिवारी है और मैंने अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है सोशल वर्क सब्जेक्ट में। इसके अलावा मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस रहा है डेवलपमेंट सेक्टर का। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और डेली क्विजेज वहाँ पे मिल जाएंगे जो कि नेट जेआरएफ और पीएचडी से रिलेटेड आपको वहाँ पे मिलेंगे। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने अभी यूनिट 9 के बारे में कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कशन किया था। मेंटल हेल्थ क्या है, इलनेस क्या है, इसके बारे में बात की थी। अब कुछ जो बचे हुए डिसऑर्डर हैं आज उनको हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके पास एक प्रिपरेशन हो जाए इस यूनिट से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये क्या होता है? तो जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, PTSD, ये क्या होता है? ये ऐसे कंडीशन की बात करता है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी घटना से एक्सपीरियंस उसे हुआ होता है जिसके कारण वो बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है। कोई दर्दनाक घटना उसके साथ हुई होती है जिसके कारण वो व्यक्ति ऐसा एक्सपीरियंस करता है। जैसे कि डिजास्टर हो जाए, नेचुरल डिजास्टर है, सुनामी हो गया है ना, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो प्राकृतिक जो डिजास्टर है। टॉर्चर, कोई व्यक्ति है जिसे टॉर्चर किया गया हो, है ना। इसके अलावा कोई व्यक्ति है जिसके साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई हो, बचपन में किसी बच्चे के साथ कोई घटना घटित हुई हो, किसी महिला के साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो उनके लिए उनके मेंटल हेल्थ पे बुरा प्रभाव डालता है, कहीं ना कहीं उनको कमज़ोर बना देता है मेंटली, है ना। कमज़ोर का मतलब यहाँ पे कि व्यक्ति स्ट्रेस, एंजाइटी और ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है और उसके अंदर सर्वाइवल करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। वो लोगों से दूरी बनाने लगता है, उस घटना से संबंधित उसके बारे में बात करना और बाकी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल उससे कट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अधिकतर ये महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है अपेक्षाकृत जो पुरुष है ना। मेल में जैसे 5 to 6% है, तो महिलाओं में ये जो फीमेल है उनमें 10 to 12% देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके कुछ सिम्टम्स हैं। जैसे सिम्टम्स है कि जो लोग होते हैं जो एक्सपीरियंस उस घटना से जिनका मतलब जो व्यक्ति है, जो पेशेंट होगा इसमें, वो उस घटना के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता है ना, नहीं कन्वर्सेशन करना चाहता है, क्योंकि जब वो उसके बारे में सोचता है या उससे रिलेटेड उसके कोई इमोशंस सामने आते हैं तो वो उस ट्रॉमा को फिर से फील करने लगता है। वो घटना उसके सामने फिर से उसे लगता है कि घट रही है तो वो उसको अवॉइड करता है ना। इसके अलावा उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ है या कोई जगह है जहाँ पे उसके साथ वो घटना घटित हुई है या उससे जुड़े हुए कोई लोग हैं, है ना। मान लीजिए किसी बच्चे के साथ बचपन में कुछ किसी उसके फैमिली मेम्बर द्वारा या नेबर द्वारा कोई टॉर्चर किया गया हो या कोई भी उसके साथ शोषण या ऐसा कुछ भी किया गया हो। अब वो बच्चा जब भी उस व्यक्ति को देखेगा तो उसके अंदर वो जो पुरानी मेमोरी जो होंगी वो ट्रिगर कर जाएंगी, है ना, और वो ट्रामा जो है उसका वो बढ़ जाएगा। फिर से वो चीज़ें वो उसे याद आने लगेंगी, उसकी वजह से उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो वो अवॉइड करता है ऐसी चीज़ों को कि ऐसे लोगों से ना मिले, है ना, ऐसी जगहों पे ना जाए जहाँ पे वो घटना घटित हुई थी या उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ है। फिर जो उससे रिलेटेड ट्रॉमा से रिलेटेड जो भी मेमोरीज होती हैं उसको रिकॉल करने में जो व्यक्ति होता है उसे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली उसने उसको दबा दिया है ना। तो वो रिकॉल नहीं कर पाता है, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहता है। फिर इसके अलावा लोगों के साथ पार्टिसिपेट करना, एक्टिविटीज़ में भाग लेना, मेजर चीज़ें जो है उसमें वो कट ऑफ कर लेता है, खुद को नहीं चाहता है कि उसमें जुड़े वो। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड जो फीलिंग्स है, डिटैचमेंट ये होती है उनके, लोगों के साथ उसका अलगाव हो जाता है ना। वो मनमुटाव उसे फील होता है, वो नहीं चाहता कि वो लोगों से मिले, ऐसे जगहों पे जाए, है ना। फिर ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं और फ्यूचर को लेकर उसको लगता है कि अब जीवन में कुछ है नहीं, जो चीज़ें बीत गई अब उसके साथ ही उसका जीवन ख़त्म हो गया है ना। तो ऐसी भी फीलिंग लोगों को आती है जो PTSD से पीड़ित होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ प्रिवेंट है करने के लिए कि किस तरीके से जो इंडिविजुअल है, व्यक्ति है, उसको पोस्ट ट्रॉमा डिजास्टर जो है डिसऑर्डर जो है उससे
अवॉइड किया जा सके या उसके अंदर से वो चीज़ें निकाली जा सके। ठीक है, तो इसमें कुछ हैं जैसे कि अवॉइड सजेस्टिंग चेंजेस इन रेजिडेंस और अवॉइडिंग डिजास्टर रिमाइंडर्स। अब उससे रिलेटेड जो भी यादें हैं उसकी या जगह है जो वो अवॉइड करते हैं लोग, है ना, निवास में बदलाव का सुझाव देना या आपदा अनुसार से बचने के लिए। तो सुझाव दिया जाता है कि आप ऐसी जगहों पे मतलब कि लोकेशन चेंज कर लें उस जगह से, है ना, जहाँ पे आपको वो चीज़ें याद आ रही है। तो इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं। फिर उसके अलावा प्रिवेंट सब्सटेंस अब्यूज़। ठीक है, इसे हिंदी में बोलेंगे मादक द्रव्यों के सेवन को रोकें, क्योंकि ये चीज़ और उसको बढ़ाती है। ऐसी चीज़ों को रोकने का काम किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है। प्रोवाइड एसेंशियल रिसोर्सेज सच एज फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। अब मान लीजिए डिजास्टर से पीड़ित कोई व्यक्ति है जिसके साथ ये घटना घटी है, ट्रॉमा हुआ है, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको रिसोर्सेज जो है प्रोवाइड करके उसकी जो परेशानी है उसको कम किया जा सकता है। तो ऐसे टाइप की चीज़ें भी की जाती हैं। इनकरेज सर्वाइवर टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स विदाउट जजमेंट। कोशिश की जाती है कि जो सर्वाइवर है, जो जिसके साथ वो घटना घटी हुई है, उस व्यक्ति की जो भी फीलिंग है वो व्यक्ति उसको निकाले, क्योंकि जब तक वो फीलिंग को दबाए रहेगा उसकी वो समस्या बनी रहेगी। उसके अंदर जो चीज़ है उसके थॉट प्रोसेस को वो कहीं ना कहीं प्रभावित करता रहेगा। तो आपको इस तरीके से इनकरेज करना है कि उस व्यक्ति को महसूस हो कि आप उसके साथ कोई मतलब आप उसको जज नहीं कर रहे, और वो व्यक्ति भी खुद को जज ना करे। अगर किसी के साथ कोई घटना हुई है तो इसमें उसकी गलती नहीं है, उसको ये चीज़ फील होनी चाहिए, है ना, वो विदाउट जजमेंट वो अपनी चीज़ों को फ्रीली रख सके। ठीक है, डिस्करेज सुपरस्टिशंस एंड अनरीजनेबल कंपनसेशन डिमांड्स। अब ये यहाँ पे अंधविश्वास और अनुचित मुआवजे की मांग को हतोत्साहित करना, मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें लोग सुपरस्टिशंस को मानते हैं, ये चीज़ें इसमें नहीं लानी है। कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित हुई है तो इसके पीछे कोई ऐसा कारण हो सकता, मतलब कोई शक्ति है या फिर डेविल्स, ये सारी चीज़ें ऐसे टाइप की जो चीज़ें होती हैं कि ये प्रकोप है, ऐसा ये सब चीज़ों पे ना ध्यान देके इसको हटाना है ना। इस पे अनरीजनेबल जो चीज़ें हैं उसको नहीं इसमें शामिल करना है। फिर अवॉइड एक्सेसिव रिलायंस ऑन प्रेयर। ठीक है, प्रार्थना का अत्यधिक निर्भरता से बचें। मतलब अब ऐसा नहीं कि अब वो सोचे कि भगवान आकर ही सारी चीज़ें करेंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अ, पता नहीं ठीक होंगी या नहीं। उसे उस व्यक्ति को ये एहसास दिलाना है कि आप सक्षम हैं, आप खुद से ये चीज़ें कर सकते हैं, आप इस समस्या से निकल सकते हैं, ताकि उसका अपने ऊपर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इच्छा शक्ति जो उसकी है ना, सेल्फ स्टीम, वो बढ़े और वो उस समस्या से निकले। फिर रिफ्रेन फ्रॉम लेक्चरिंग ऑन विल पावर एंड ओवरकमिंग सिम्टम्स। ठीक है, फिर इच्छा शक्ति पर व्याख्यान देने और लक्षणों को काबू पाने से बचें। मतलब ऐसा नहीं कि उनको लेक्चर देना, आपको भाई वो व्यक्ति ऑलरेडी परेशान है तो उसको वो खुद से वो चीज़ें कर सकता है ना, वो आपको बस उसको सपोर्ट करना है। आपको सारी चीज़ें बता नहीं देने कि क्या करना है कैसे करना है, आप उसको सपोर्ट करिए, आप उसको गाइड करिए, वो बाकी चीज़ें खुद से कर लेगा व्यक्ति, है ना। प्रमोट रिजम्पशन ऑफ डेली एंड वर्क एक्टिविटीज़ क्विकली। ठीक, इसके बाद डू नॉट एडवाइज सिंपली फॉरगेटिंग द डिजास्टर और थिंकिंग पॉजिटिवली। ये सब चीज़ें नहीं है कि आप बोल दो अरे सबके साथ होता है आप भूल जाओ। देखिए, ये सोचने और बोलने में सारी चीज़ें आपको आसान लग सकती हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ जो घटना घटित है वो वही समझेगा, है ना। इम्पैथिक चीज़ होती है जिसमें आपको ये समझना है कि जिस व्यक्ति के साथ जो घटना हुई है, आप अगर खुद को वहाँ पे रख के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेक्चर नहीं देना है यहाँ पे। जो समस्या है उस व्यक्ति की वो धीरे धीरे ठीक होगी। कोशिश करें कि कैसे इस समस्या से निकलें। ठीक है, ताकि वो उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो उसको निकाल सके बाहर। ऐसा नहीं है कि अब आप बोल दो कि अच्छा सोचो और वो व्यक्ति अपनी जो समस्या है उसको दबा के फिर आपके सामने वो अच्छा सोचने का एक्टिंग कर सकता है। तो ऐसा नहीं करना है, उसको कहना है कि भाई आपकी जो भी फीलिंग्स है, बुरी अच्छी जो भी उसके साथ जो जुड़ा हुआ है आप उसको निकालिए। आपको इसके लिए कोई जज नहीं करेगा और आपको भी इसके लिए खुद को दोषी नहीं मानना है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें क्विक रिस्पॉन्स में की जाती हैं। ठीक, फिर इसके बाद जो एक है आपका डिसऑर्डर है वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। बहुत फेमस है। ठीक है, आप देखते हो अधिकतर लोगों में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है ये। जब एक लेवल बढ़ जाता है ना किसी चीज़ को करने का व्यक्ति के अंदर, तो वो चीज़ें आपकी इसी तरीके से हो जाती हैं। तो समझ लेते हैं। OCD इज़ कैरेक्टराइज बाई पैटर्न्स और बिहेवियर दैट कंज्यूम एक्सेसिव टाइम एंड इंटरफेयर विद डेली लाइफ। अब देखिए OCD क्या है, जो
इसकी विशेषता ये होती है ना कि जो इसका एक पैटर्न होता है, ठीक है, बिहेवियर, ये आपके बिहेवियर में दिखता है, व्यवहार में दिखता है, इसका पैटर्न होगा। और ये चीज़ होगी आपकी ना, ये आपका ऐसा होगा कि आप इसको टाइम, ये आपका टाइम बहुत खाएगा, और आप ये सेम चीज़ ना, ये जो एक बिहेवियर है इसको आप बार बार दोहराओगे, है ना। और इसकी वजह से क्या होगा, आपकी बाकी जो डेली लाइफ की चीज़ें वो इफेक्टेड होंगी, ठीक है, उसको अफेक्ट करेगा ये। तो ओसीडी ये होता है। फिर इसे हिंदी में भी आप देख लीजिए, ये हिंदी ट्रांसलेटेड है तो थोड़ा सा आपको दिखेगा, मतलब जुनूनी बाध्यकारी विकार, बट इसका हिंदी में भी दूसरा होगा, बट अभी के लिए आप ओसीडी ही समझिए, वो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। फिर these behaviors can include over organizing, repeating task multiple times, performing task slowly and not accepting help from others। देखिए अब यही चीज़ है यहाँ पे ओसीडी में क्या होता है ना, आदमी एक ही पैटर्न, देखिए एक ही चीज़ को बार बार करता है ना, ऑब्सेस्ड होता है उस चीज़ को करने के लिए, और उसको मल्टीपल टाइम्स को उसको करता ही रहता है, ठीक। तो जैसे कि कोई टास्क दे दिया गया किसी को, वो बार बार करेगा, जैसे बुक को अरेंज करना। अब थोड़ा सा भी बुक आपके, मान लीजिए जो ओसीडी का पेशेंट है, अब उसके सामने थोड़ी सी भी बुक आप टेबल पे दाएं बाएं रखोगे, अब वो आएगा उसको अरेंज करेगा, बिल्कुल उसको एक, मतलब परफेक्शन का एक लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें। व्यक्ति को लगता है कि ये चीज़ जो जैसे है फ्रेम में वैसे ही रहनी चाहिए, बेड पे थोड़ी सी सिलवटें आएंगी, वो उसको एकदम सीधा करने पे लग जाएगा, ये समस्या होती है ना। टास्क को बार बार करेगा और धीमे, उसके जो चीज़ें होंगी वो धीमे हो जाएंगी। जैसे कुछ लोगों को आप देखोगे बार बार हाथ धुलने की समस्या होती है, उनको लगता है कि उनके हाथों में जर्म्स रह गए हैं, तो वो बार बार जाते हैं, जितनी बार जो भी काम करेंगे वो हाथ धुलेंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं बिहेवियर वो, ठीक है। द डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स टू मेन कंपोनेंट्स, ऑब्सेशन एंड कंपल्सन, ठीक है। दीज आर, जो ऑब्सेशन है, दीज आर इंट्रस्टिव एंड डिस्टर्बिंग थाट्स। जो इंट्रस्टिव डिस्टर्बिंग थाट्स होता है इसमें, आइडियाज और इमेज दैट अकर रिपीटेडली एंड विदाउट रीजन। अब ये क्या होगा, अब ये जो भी चीज़ें हैं ना उसकी बार बार अकरेंस होगा, है ना, बार बार वो चीज़ें होंगी, रिपीट होंगी, और जो व्यक्ति है उसका उसके पीछे कोई कारण नहीं है, बस वो कर रहा है, ठीक है, उसको भी नहीं पता कि वो ये बार बार क्यों कर रहा है। दे कैन रेंज फ्रॉम मिडिल अनोइंग टू सीवियरली डिस्ट्रेसिंग, ठीक है। देखिए कई बार आपको, मतलब वो जो व्यक्ति होगा उसके ये व्यवहार आपको अनोइंग लगेगा। अनोइंग की हिंदी यहाँ पे आपको इस प्रकार से है, देख लेते हैं, ठीक है। जो बार बार बिना कारण के होती है, हल्के से कष्टप्रद से लेकर गंभीर रूप से, ये रहा आपका, ठीक है, करने वाले तक हो सकते हैं, कुछ विचार लगातार होते रहते हैं। ये दोहराए जाने वाला व्यवहार है या अनुष्ठान है, ठीक है, मतलब ये व्यक्ति जो है बार बार इसको कर रहा है, ठीक है। ये आपका हल्का सा, मतलब चिड़चिड़ापन आपको होगा देख के, कई बार ये बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है, मतलब हल्का फुल्का भी दिखता है और कभी कभी ये गंभीर समस्या के तौर पे पड़ जाता है, ठीक है। विथ सम थॉट्स अकरिंग कंस्टेंटली, अब उसके दिमाग में वो सेम थॉट बार बार आएगा, जैसे हाथ धुलने वाला। आप सबसे, मतलब ये आपको देखने को मिलता है, जो लोग हाथ धुलते हैं उनको हाइजीन का इतना मतलब लगता है कि उन जर्म्स है उनके हाथ में, वो बार बार जाके अपने हाथ को धुलेंगे, या बार बार जाके उनको लगेगा कि ताला बंद है या नहीं, जाके उसको चेक करेंगे, है ना। कहीं भी जाना होगा तो ताले को 10 बार चेक करेंगे, लॉक सही से लगा है या नहीं, लाइट बंद की है या नहीं, उनके दिमाग में ये बार बार आएगा, अच्छा आज मैंने लाइट बंद की थी या नहीं, मैंने लाइट बंद की थी नहीं। वो दिन भर में, मतलब जितनी देर वो व्यक्ति जगता रहेगा वो सोचता रहेगा उस चीज़ के बारे में, बार बार वही काम करेगा, तो ये ऑब्सेशन आपका होता है। कंपल्सन में क्या होता है, दीज आर रिपीटेटिव बिहेवियर और रिचुअल परफॉर्म टू रिड्यूस एंजाइटी कॉज बाई ऑब्सेशन, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे हमने बात की ना, बार बार उसके दिमाग में आ रहा है कि मैंने लाइट बंद किया नहीं, या फिर हाथ धुलना है, मुझे जर्म्स है मेरे हाथ में, वो थॉट इसके में आ रहा है बार बार, वो है ना। ऑब्सेशन में आपका थॉट्स आ रहे हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं, इमेज आ रहा है ना, बार बार उसके दिमाग में। अब जब वही चीज़ों को बिहेवियर में दिखने लगता है, आपके रिपीटेटिव बिहेवियर में वो दिखने लगेगा, बार बार वो सेम चीज़ कर रहा होगा, ताकि ये जो इसके कारण जो उसके दिमाग में थॉट आ रहा है, उसकी वजह से जो उससे स्ट्रेस या एंजाइटी हो रहा है, अब उसको ख़त्म करने के लिए वो उसको करेगा, है ना। तो ये आपका कंपल्सन में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग इज़ अ कॉमन कंपल्सन। ये
कॉमन है, आपको देखने को मिल जाता है, अधिकतर लोगों में ये होता है, ठीक है। फिर है पीपल विथ OCD ऑफन हाइड देयर सिम्टम्स टू अवॉइड एम्बेरसमेंट। ट्रीटमेंट टिपिकली इन्वॉल्व थेरेपी एंड मेडिकेशन टू मैनेज सिम्टम्स एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। अब देखिए, लोगों को पता होता है क्योंकि ये थोड़ा OCD फेमस भी हो गया है ना, तो लोग ऐसे में क्या करते हैं कि अपने सिम्टम्स को छुपाने की कोशिश करते हैं, है ना। वो लोगों के सामने ऐसा नहीं करेंगे, बट अकेले में जैसे ही जाएंगे तुरंत अपना हाथ धुलना शुरू, या जो भी उनका प्रोसेस वो करते हैं ताकि लोग ना जान पाइए। लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि तभी उसकी ट्रीटमेंट या मेडिकेशन होगा। कई लोग तो मानते भी नहीं है कि उन्हें OCD है, उनको लगता है ये सामान्य चीज़ है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको हिंदी में भी सेम चीज़ मिल जाएगी। फिर कॉमन ऑब्सेशन इन OCD, क्या कॉमन ऑब्सेशन है देख लेते हैं। फियर ऑफ कंटेमिनेशन, संदूषण का डर, ठीक है। सोमैटिक ऑब्सेशन, दैहिक मतलब कुछ बॉडीली उनको कुछ भी लगेगा उसको बार बार करना, जैसे कि हाथ धुलना या ऐसे कुछ जो भी। डिस्कस विद बॉडीली वेस्ट और सिक्रेशंस, शारीरिक अपशिष्ट या स्त्राव से घृणा। अब वॉशरूम जा रहे हैं उनको बार बार, अब वो परेशान है उसकी वजह से, जब भी वॉशरूम जा रहे हैं तो वो पूरा नहा ले रहे हैं या इस तरीके की हरकतें करेंगे, ठीक है। उनको लगेगा कि गंदगी है बहुत। सबसे ज़्यादा हाइजीन को लेके इसमें होता है क्योंकि, ठीक है। कंसर्न्स विद अदर ऑर्डर बैलेंस एंड एक्सटेंसेस, ठीक है। आदेश संतुलन और सटीकता के साथ चिंता है। अब उसे लगेगा कि भाई सारी चीज़ें सही से हैं या नहीं। वो दूसरों को देखेगा जब ना कि कुछ भी इधर उधर थोड़ा सा भी है, वो परेशान हो जाएगा, फिर वो उसको भी टोकेगा कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करो, होता है तो देखेंगे आप, ठीक है। वरी दैट अ टास्क हैज़ बीन डन पुअरली इवन व्हेन द पर्सन नोज दिस इज़ नॉट ट्रू। अब देखिए, अब आपको कोई आपका मतलब जो OCD का पेशेंट होगा, अगर वो देखेगा कि आपने उसने आपको कहा कि ज़रा ये जो बुक्स हैं इसको अरेंज कर दो, आपने अरेंज कर दिया, अब उसको चैन नहीं रहेगा, वो जाएगा खुद से उसको अरेंज करेगा। उसको लगेगा कि जब तक अभी ठीक से नहीं हुआ, जबकि उसको पता है इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है। आपने जो मान लीजिए आपके पास 4 बुक्स हैं जिसमें आपको रिसर्च की जो बुक है आपको आपने ऊपर रख दी। अब वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का क्या है कि पहले सोशल वर्क की बुक ऊपर रहेगी, फिर जो रीजनिंग की बुक है वो रहेगी, उसके बाद आपकी रिसर्च की बुक रहेगी, ऐसे करके 4 बुक्स रखनी है। अब आपने क्या किया, आपने वो रिसर्च वाली ऊपर रख दिया। अब उसको उससे दिक्कत है कि भाई जो मेरा सिस्टम तय है मैं वैसे ही करूँगा, वो आके फिर उसको ठीक करेगा, जबकि उसका कोई मैटर है नहीं उतना, पर वो करेगा, ठीक है। फियर ऑफ थिंकिंग इविल और सीनफुल थॉट्स, बुरे या पापी विचार मतलब उसके मन में आएंगे कि ऐसा नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। और थिंकिंग अबाउट सर्टेन साउंड्स, इमेज, वर्ड्स, नंबर्स, उसके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा कुछ कुछ, क्योंकि देखिए ये ऐसी चीज़ है ना कि वो बार बार आएगा। अब जैसे हाथ धुलने वाला, उसके दिमाग में बार बार आएगा कि मुझे हाथ धुल लेना चाहिए ऐसे, या उसको इमेज कुछ आएगा कि लाइट ऑन तो रहेगी थी, या ऐसा कुछ भी, मतलब कुछ भी होगा वो। अ कंस्टेंट नीड फॉर रीअश्योरेंस, अब उसको चाहिए कि भाई उसको रीअश्योर किया जाए कि जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको आश्वासन चाहिए इसके लिए, जो भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। फियर ऑफ हार्मिंग अ फैमिली मेम्बर और फ्रेंड, और उसके दिमाग में ये भी चीज़ें होती कि मेरे इस मतलब कोई कोई प्रोसेस है जो हार्मफुल हो सकता है, उसको लगता है कि कहीं मैं फैमिली या फ्रेंड्स को हार्म ना कर दूँ, तो ये चीज़ भी होती है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं साइकोसिस। ये सारी चीज़ें हमने कल हमने न्यूरोसिस के बारे में जाना था कि क्या क्या चीज़ें उसमें आती है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं साइकोसिस के बारे में। तो साइकोसिस रेफर टू कंडीशन अफेक्टिंग द माइंड कैरेक्टराइज्ड बाय अ लॉस ऑफ कांटेक्ट विथ रियलिटी, जो मनोविकृति होती है ना। ये क्या होता है इसमें कि ये जो रियल वर्ल्ड है ना, रियलिटी से मतलब रियल वर्ल्ड से जो व्यक्ति होता है उसका संपर्क टूट जाता है, ठीक है। मतलब रियलिटी क्या है, रियलिटी में उसको जो चीज़ें दिख रही हैं वो उसको वैसे नहीं देख रहा है, वो बिल्कुल उसके लिए अलग है, ठीक है। ये जो साइकोसिस में सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, माइंड में चीज़ें जो चलती हैं लोगों को। व्हेन एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस दिस इट इज़ टर्म्ड अ साइकोटिक एपिसोड। अब इसको क्या बोलते हैं, जब ये चीज़ें बार बार होती हैं इसको साइकोटिक एपिसोड कहा जाता है, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रकरण, ठीक है। ड्यूरिंग सच एपिसोड अ पर्सन थॉट्स and perceptions become disturbed, making it difficult to distinguish between what is real and what is not.
अब जो व्यक्ति होता है, अब जब वो ये एपिसोड, ये मतलब जो प्रकरण है उसके दिमाग में जब चल रहा होता है, उस व्यक्ति को समझ नहीं आता है, जो जो उसकी सोच है और जो परसेप्शन है, अब वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है कि वो व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है कि क्या रियल है और क्या रियल नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती, क्या रियल है क्या नहीं है, उसे समझ नहीं आ रहा, उसका थॉट प्रोसेस और उसका परसेप्शन बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है इस तरीके से। ठीक, फिर सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस इंक्लूड डिल्यूजन, डिल्यूजन का मतलब क्या है, फॉल्स बिलीफ। ठीक है, एंड हेलुसिनेशन, सीइंग और हियरिंग थिंग्स अदर्स डू नॉट, मतलब जो बाकी लोग नहीं देख रहे हैं सुन रहे हैं, जो सामान्य लोग हैं वो जो देख या सुन नहीं रहे हैं, वो व्यक्ति वो सारी चीज़ें सुनने लगेगा और गलत बिलीव्स उसके, मतलब कुछ अपने दिमाग में उसकी अलग चीज़ें बन के रहेंगी। ठीक है, जो कि वैसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट वो उसको उसी तरीके से समझ रहा है। अदर सिम्टम्स कैन इंक्लूड इनकोहेरेंट और नॉनसेंसियल स्पीच, बिहेवियर दैट इज inappropriate for the context, depression, anxiety, sleep disturbance, social withdrawal, lack of motivation and overall difficulty in functioning। ठीक है, अब ऐसे लक्षण जो होंगे जो मतलब जिसका कोई सेंस नहीं है, ऐसी ऐसी चीज़ें इसको सुनाई दे रही हैं, है ना, और ऐसा बिहेवियर करेगा जो कि इनअप्रोप्रिएट होगा, मतलब वो सही नहीं होगा। ठीक है, और इसमें आपको इसके अलावा अवसाद, डिप्रेशन दिखता है, चिंता जो होती है, मतलब बहुत ज़्यादा दुश्चिंता उसको बोलते हैं, एंजाइटी हो जाती है, सोसाइटी से वो अलग खुद को कर लेता है, मतलब सोशल विड्रॉल हो जाता है, वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता है, लैक ऑफ मोटिवेशन देखने को मिलता है, मोटिवेशन की कमी मिलती है ना, और उसको समाज में, परिवार में फंक्शन जिस तरीके से करना चाहिए एक हेल्दी व्यक्ति को, हेल्दी व्यक्ति मतलब कि जो सामान्य व्यक्ति है, नॉर्मल व्यक्ति है, वो वैसे खुद को फंक्शनिंग नहीं कर पाता है वहाँ पे, मतलब वो फंक्शन उस तरीके से नहीं करता है, उसको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब देखिए जो साइकोसिस, इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, इसमें जैसे ग्रेजुअल चेंजेस इन थिंकिंग एंड परसेप्शन में इंक्लूड और डिक्लाइन इन एकेडमिक और वर्क परफॉर्मेंस। अब देखिए जो साइकोसिस का व्यक्ति होगा, जाहिर सी बात है उसकी डेली लाइफ को अफेक्ट करेंगी चीज़ें, तो अगर एकेडमिक में है या वर्क में है तो उसकी वो चीज़ें परफॉर्मेंस को डिक्लाइन करेगा, वो उसका स्तर गिर जाएगा। ठीक है, डिफिकल्टी थिंकिंग क्लियरली एंड कंसंट्रेटिंग, अब उस क्लियर चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, डिल्यूजन है, हेलुसिनेशन हो रहा है ना, उसको सोचने समझने में समस्या आ रही है, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर इंक्रीज इन सस्पिशियन और अनईज अराउंड अदर्स, अब वो लोगों को सस्पिशियस तरीके से देखेगा कि भाई लोग कहीं मेरे खिलाफ कुछ साजिश तो नहीं कर रहे हैं, उसको लोगों पे संदेह रहेगा, है ना, और लोगों के आसपास रहने में उसको बेचैनी महसूस होगी क्योंकि वो खुद को सेफ नहीं फील कर रहा होगा। ठीक है, नेगलेक्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड सेल्फ केयर, अब वो जो पर्सनल हाइजीन है, जो मतलब अपना व्यक्तिगत स्वच्छता है, उसको उतने अच्छे से नहीं ध्यान नहीं देगा या अपनी केयर नहीं करेगा, जैसे तैसे रहेगा। ठीक है, स्पेंडिंग मोर टाइम अलोन देन यूजुअल, लोगों के साथ रहने से ज़्यादा उसको अकेले अच्छा लगेगा क्योंकि उसके दिमाग में थॉट प्रोसेस उसका अलग ही चल रहा है ना, उसकी दुनिया एकदम अलग टाइप की हो गई रहती है क्योंकि वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं होगा व्यक्ति। ठीक है, एक्सपीरियंसिंग स्ट्रॉन्गर इमोशंस दैन सिचुएशंस वांट, ठीक है, परिस्थितियों की तुलना में मजबूत भावनाओं का अनुभव करता है। अब परिस्थिति क्या है, वो उससे ज़्यादा उसके दिमाग में जो चल रहा है वो चीज़ वो फील कर रहा होगा। शोइंग नो इमोशन एट ऑल, कई बार आप देखोगे कि कोई इमोशन आपको पता ही नहीं चलेगा, साइकोसिस वाला व्यक्ति इस तरीके से रहेगा, आपको आइडिया ही नहीं मिलेगा उसका कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में। ठीक है, या वो क्या सोच रहा है। साइन ऑफ अर्ली साइकोसिस, देखिए मतलब आप प्रारंभिक में कैसे लक्षण दिख जाएंगे आपको, हियरिंग में, सीइंग, टेस्टिंग थिंग्स अदर्स डू नॉट, अब वो ऐसी चीज़ें मतलब वो सुन रहा है जो बाकी लोग नहीं सुन रहे, उसको ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही है जो दिखाई दे रही हैं जो बाकी को नहीं दिखाई दे रही हैं। अब वो चीज़ों को टेस्ट कर रहा है, अलग स्वाद उसे आ रहा है, मतलब वो अपने हिसाब से चीज़ें सोच रहा है। ठीक है, फिर आपका अनयूजुअल बिलीव और थॉट्स। ठीक है, अब उसके दिमाग में अनयूजुअल बिलीव आ रहे हैं, अलग अलग विचार आ रहे हैं, मतलब नकारात्मक चीज़ें आएंगी, असामान्य चीज़ें आएंगी जो नॉर्मली लोगों को नहीं होती हैं। ठीक है, विड्रॉइंग फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली और फ्रेंड्स से वो खुद को अलग देख रहा होगा। ठीक है, नेग्लेक्टिंग पर्सनल केयर, ये सारी चीज़ें हैं, डिफ़िकल्टी थिंकिंग क्लियरली, मेंटेनिंग अटेंशन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक, अब सिम्टम्स ऑफ साइकोटिक एपिसोड, ठीक है, ये एपिसोड होते हैं। ठीक है, अ फुल
ब्लो ऑन साइकोटिक एपिसोड यूजुअली इंक्लूड ऑल ऑफ एबव साइन प्लस, ठीक है। अब देखिए हेलुसिनेशन होता है जो साइकोटिक में जो एपिसोड होता है, कैसे टाइप का, जैसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन। अब ऐसी आवाज़ सुन रहा है, वो ऐसे व्यक्ति को सुन रहा है जो व्यक्ति है ही नहीं, है ना। हैविंग वॉइस व्हेन नो वन इज़ प्रेजेंट, ठीक। कह देगा कि भाई मुझे आकाशवाणी हुई है कि इस जगह पे ये होने वाला है, या अपने से जुड़ी कोई बात वो अपने आप बताने लगेगा और इस तरीके से एक्सप्रेस करेगा जैसे आपको लगेगा कि वो सच में रियल है, क्योंकि उसका बिलीव होगा कि मैं भाई जो देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, वो सही है, ठीक है। टेक्टाइल हेलुसिनेशन, एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेंज सेंसेशंस और फीलिंग दैट लैक एक्सप्लेनेशन। अब उसको अचानक से उसको फील होने लगेगा कि मेरे शरीर में आग लग गई है, ऐसा टाइप वो फील कर सकता है। मतलब वो सेंसेशन उसको फील होगा, उसको अंदर फील होगा अचानक से, उसे लगेगा कि वो बहुत दुखी है, वो रोना शुरू कर देगा, कुछ भी हो सकता है, वो अपने हिसाब से चीज़ें सोच रहा है, ठीक है। फिर विजुअल हेलुसिनेशन, सीइंग पीपल और थिंग दैट आर नॉट देयर और परसीविंग सेफ इनकरेक्टली। अब वो देख लेगा कि भाई कोई देख सकता है कि यमराज आए हुए हैं, वो मुझे ले जा रहे हैं, ऐसा कुछ कुछ भी देख सकता है वो, ठीक है। ये हेलुसिनेशन होगा। जो चीज़ें प्रेजेंट नहीं है उनको सुनना, देखना, एक्सपीरियंस करना, फील करना, है ना, ये सारी चीज़ें होंगी। डिल्यूजन में क्या होगा, इसमें वो गलत धारणा बनाता है या गलत बिलीव रखता है, ठीक है। मतलब उसका विश्वास जो होता है वो गलत होता है, ठीक है। बिलीव दैट आर आउट ऑफ टच विथ रियलिटी, मतलब जो रियलिटी में नहीं है उसको वो देख रहा है, ठीक है। मतलब वो बिलीव उसकी है। जैसे कि बिलीविंग एक्सटर्नल फोर्सेस कंट्रोल योर थॉट्स एंड एक्शंस, attributing significant meaning to minor events or comments, thinking you possess special powers or on unique mission or a मतलब बेटी। अब उसको लग रहा है, अब सबसे अच्छा इसका ये आप उदाहरण देख सकते हो। अब उसको लगेगा कि भाई मुझे एक यूनिक मिशन के लिए बनाया गया है, ठीक है। वो मिशन सिर्फ मुझे पता है, बाकी लोगों को नहीं पता है, और मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सिर्फ मुझे पता है, मेरे पास स्पेशल पावर है, मैं अभी बारिश करा दूंगा। वो उसे फील हो रहा है कि ये उसका फॉल्स बिलीव है, ये देखो अभी मैं बारिश करा दूंगा, ये मेरे पास पावर है। तो ऐसे फॉल्स बिलीव वो करता है खुद पे, ठीक है, या लोगों के बारे में, ठीक। यहाँ पे आपको चीज़ें हैं, देखिए, है ना। विशेष शक्तियाँ या आदित्य मिशन पे है, और दिखाएगा कि मैं बारिश करा सकता हूँ, छोटी सी घटना कोई है, हल्की सी बारिश भी बोल देगा कि मैंने बारिश कराई है, इसके पीछे ये कोई बाहरी शक्ति है जो नाराज़ है, इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं, ये घटना हो रही है, तो वो कुछ भी बोल सकता है, ठीक। तो ये हिंदी में भी यहाँ पे दिया गया है। अब चलते हैं, हम देखते हैं, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं हम बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है। In bipolar disorder, a person's mood swings between extreme high and lows. During high positive moods, they may exhibit symptoms of psychosis such as feeling exceptionally good and believing they have special powers. When their mood is low, depressed, they might experience psychotic symptoms that cause feeling of anger, sadness, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मतलब बाइपोलर डिसऑर्डर में होता है क्या, मूड स्विंग्स होते हैं व्यक्ति के, और मूड स्विंग्स ये वाले नहीं जो आप लोग बात करते हो डेली लाइफ का, ये इनका जो होता है वो बिल्कुल खतरनाक तरीके से होता है। कभी एकदम हाई लेवल पे होगा, पॉजिटिव मूड्स हो जाएंगे, या फिर कुछ भी साइकोसिस टाइप की चीज़ें उसमें देखने को मिलेंगी, है ना। जैसे इनके पास स्पेशल पावर है, ये सब कुछ तोड़ फोड़ कर देंगे या ऐसा कुछ भी, ठीक है। और जब लो होगा तो डिप्रेशन टाइप का इनको फील होने लगेगा, है ना, दुखी हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें इनको फील होगी। तो इस तरीके का ये बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। इसमें दो टाइप के अधिकतर आप मूड स्विंग्स इनके देख सकते हो, हाई प्लस लो, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें एक होता है मेनिया। मेनिया इज कैरेक्टराइज बाई एन एलिवेटेड स्टेट ऑफ माइंड। सिम्टम्स इंक्लूड इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल्स, ओवर एक्टिंग ऑन इलेटेड मूड, रैपिड, ठीक है, फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी एंड ग्रैंडियस आइडियाज, ठीक है। उन्माद बोलेंगे इसको, उन्माद यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसके अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा उसको लगती है बढ़ गई है ना, अचानक से बहुत ज़्यादा वो सक्रिय हो जाएगा, कॉन्शियस हो जाएगा, और छोटी छोटी चीज़ों को भी देखेगा तो वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाएगा, है ना, हाइपर तुरंत हो जाएगा इसमें वो, ठीक है।
इस टाइप की चीज़ें। अब मेनिया के कुछ सिम्टम्स देख लेंगे तो हम समझ पाएंगे क्या है ये। जैसे एक्सट्रीमली एलिवेटेड मूड, अत्यधिक बढ़ी हुई ऊर्जा, अति सक्रियता, इंक्रीज एनर्जी, ओवर एक्टिव व्यक्ति, रैपिड स्पीच, रेसिंग थॉट्स, बहुत तेज़ी से बोलेगा, आप उसको समझ नहीं पाओगे वो क्या बोल रहा है, ठीक है। और उसके दिमाग में तुरंत थॉट्स ऐसे ऐसे बदलेंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा, अभी बात कर रहा है कुछ और दूसरे टॉपिक पे चला जाएगा और आप समझ रहे अरे अभी तो ये बात कर रहा था। तो ऐसी चीज़ें होती हैं बहुत इसमें, मतलब उसकी एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी कि सारी चीज़ें उसकी आपको फास्ट बहुत दिखेंगी, ठीक है। ग्रेडियस आइडियाज एंड इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम, भव्य विचार और आत्मसम्मान उसका एकदम देखेंगे ऊंचे लेवल पे होगा, वो अपने आप को, मतलब उसका कॉन्फिडेंस उस टाइम आप देखोगे तो बिल्कुल अलग होगा, आपको लगेगा ही नहीं कि वो व्यक्ति किसी सिम्टम से पीड़ित है ना। डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, नींद की कमी हो जाएगी उसकी। इम्पल्सिव और रेकलेस बिहेवियर, आवेगी होगा। ऐसे में जो मेनिया के जो पेशेंट होते हैं वो कई बार हार्मफुल होते हैं लोगों के लिए भी और अपने लिए भी, है ना, क्योंकि उनके इम्पल्सेस जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से बदलते भी हैं और बहुत तेज होते हैं, है ना। डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग, अब जब इतना एनर्जी हाई रहेगा तो वो कंसंट्रेट क्या करेंगे, तो ये चीज़ प्रॉब्लम है इनके लिए। इरिटेबिलिटी और एजिटेशन, चिड़चिड़ापन आपको देखने को मिलेगा और विरोध करेंगे वो चीज़ों का अपने हिसाब से, मतलब किसी भी चीज़ को अगर उन्हें लगता है कि ये नहीं होना चाहिए तो वो उसका भरपूर विरोध करेंगे। और मतलब फिजिकल भी हो जाते हैं कई बार वो, मतलब अपना आपको इतना आक्रामक कर लेते हैं और ये सारी समस्याएं आपको यहाँ पे सिम्टम्स में दिख जाएंगे, लक्षण जो है, ठीक है। फिर आता है हाइपोमेनिया, ठीक है। हाइपोमेनिया इज अ स्टेट ऑफ एलिवेटेड मूड दैट इज लेस इंटेंस देन मेनिया, वाइल मेनिया इज मोर सीवियर एंड कॉज सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम एट वर्क, स्कूल एंड सोशल एक्टिविटीज, रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब मेनिया में क्या है, क्योंकि उसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा उसकी बढ़ जाती है, कई बार व्यक्ति मतलब आक्रामक हो जाता है, उसके लिए डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है। उसके मुकाबले जो हाइपोमेनिया है ये थोड़ा सा कम तीव्र होता है ना। तो इसके सिम्टम्स क्या है, एलिवेटेड मूड दैट इज लेस इंटेंस देन मेनिया, ठीक है, ये तो बात हमें पता है। इंक्रीज एनर्जी एंड एक्टिविटी लेवल, ठीक है। इनहेंस क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी, अब इसमें व्यक्ति का जो प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। फीलिंग अनयूजुअल, अनबीट, जंपी और वियर्ड, है ना, असामान्य रूप से उत्साहित, उछल कूद या ऐसे कुछ होगा। फीलिंग अनयूजली अनबीट, ठीक है। इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, इसमें भी ये सारी चीज़ें आपको लिखेंगे। मोर टॉकटिव देन यूजुअल, ठीक है। इजिली डिस्ट्रैक्टेड, इंगेजिंग इन रिस्की बिहेवियर, थॉटलेस, सिवियर देन मेनिया, ठीक है, जोखिम भरे व्यवहारों में हो जाता है और बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्क्रिजोफेनिया के बारे में। स्क्रिजोफेनिया इज अ लाइफ लॉन्ग डिजीज दैट इज जनरली अकम्पाइंड बाई साइकोटिक सिम्टम्स, मतलब इसमें आपको साइकोटिक सिम्टम्स दिखते हैं और लाइफ लॉन्ग डिजीज होता है ये, ठीक है। स्क्रिजोफेनिया इज कैरेक्टराइज बाई प्रोफाउंड डिस्टर्बेंस इन परसेप्शन ऑफ रियलिटी एंड बिहेवियर ऑफ इंक्लूडिंग, ठीक है। इसमें मतलब परसेप्शन और जो बिहेवियर है उसमें आपको डिस्टर्बेंस दिखेगी व्यक्ति के थॉट प्रोसेस में और जो रियलिटी है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ये हिंदी में भी दिया गया है, ठीक। अब चलिए देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे है परसिस्टेंट डिल्यूजन, फॉर्मली हेल्प बिलीव दैट आर नॉट बेस्ड इन रियलिटी। अब ये क्या होगा, आपको डिल्यूजन जो होगा ना वो, इसका मतलब देखोगे आप ये लगातार आपको दिखेगा कि जो व्यक्ति है उसको कोई गलत भ्रम या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, है ना, जो कि रियलिटी पे बेस्ड नहीं होंगे। हमने ये समझ लिया है कि जो साइकोसिस है इसमें क्या होता है कि आपका रियलिटी से व्यक्ति अलग हो जाता है ना, वो रियलिटी जो होती है उसको नहीं देखता, वो अपनी दुनिया में कुछ अलग चीज़ें बना के रखता है। तो डिल्यूजन आपको देखने को मिलेगा लगातार, ठीक है। इसके अलावा हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा। हमने ये दोनों टर्म्स डिस्क्राइब कर दिए हैं तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, जो वो फील कर रहा होगा व्यक्ति या एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो अपने हिसाब से चीज़ों को देख समझ रहा होगा। स्क्रिजोफेनिया में ये चीज़ होती है। अब देखिए ये दोनों चीज़ें हैं स्क्रिजोफेनिया में, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। फिर डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, अब उनका जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो उसमें कुछ सेंस नहीं होगा और डिसऑर्गेनाइज होगा। कभी कोई बात कर रहे हैं और बीच में कट करके कोई दूसरे टॉपिक पे चले गए। अब आप सोचोगे कि भाई ये चल क्या रहा है, अब उनका कुछ भी प्रोसेस नहीं है, कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे। अभी बात कर रहे हैं उनके जो शब्द भी होंगे ना वो भी इधर आगे पीछे होंगे, सेंटेंसेस भी कई बार आपको समझ नहीं आएंगे, इस तरीके से वो बोलेंगे, ठीक है। हाईली डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर, परफॉर्मिंग एक्शन दैट अपीयर स्ट्रेंज और विदाउट पर्पज, ठीक है। मतलब उनके इमोशंस
जिस तरीके के वो दिखा रहे होंगे वो अलग होगा, और वो जो बातें कर रहे होंगे वो अलग होगा, ठीक है, वो मिसमैच होंगे, ठीक है। बिहेवियर आपको समझ में आ जाएगा उससे। नेगेटिव सिम्टम्स इंक्लूडिंग रिड्यूस स्पीच, लिमिटेड इमोशनल एक्सप्रेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर एंड सोशल विड्रॉल। अब उनका जो बोलने का होगा, जो बोलने का मतलब स्पीच जो होगा उनका, मतलब जो बोलचाल होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, इमोशंस, उसको वो हाइड करेंगे, मतलब वो लिमिटेड हो जाएगा, वो आपको नहीं दिखेगा एकदम। कई बार आपको वो एकदम ब्लंट फेस दिखेगा, आपको नहीं पता चलेगा उस आदमी के दिमाग में चल क्या रहा है या वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। लैक ऑफ इंटरेस्ट आपको दिखेगा, सोशल मतलब वो सोशल इंटरेक्शन करना पसंद नहीं करेगा, अपने आप में रहेगा, अपने में ही मस्त, ऐसे टाइप की चीज़ें होंगी, ठीक है। एक्सट्रीम एजिटेशन और स्लो मूवमेंट, मतलब कि वो क्या करेगा कि किसी भी चीज़ का वो एक्सट्रीम लेवल पे विरोध करेगा, अपना लगा देगा कि भाई यही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, मैं ऐसे ही करूँगा, ऐसी टाइप की चीज़ें होती हैं, एकदम जिद पकड़ लेगा किसी चीज़ को करने के लिए अपने हिसाब से। मेंटेनिंग अनयूजुअल पोस्चर और एग्जिबिटिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस इन मूवमेंट स्पीड, ठीक है। पीपल विथ स्किज़ोफ्रेनिया ऑफन स्ट्रगल विथ कॉग्निटिव फंक्शन लाइक मेमोरी, अटेंशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखिए इतनी सारी समस्याएं हैं, उसका डिल्यूजन, हेलुसिनेशन है, डिसऑर्गनाइज थिंकिंग है ना। तो अब वो व्यक्ति का मतलब ये समझ में आ गया कि उसकी मेमोरी और अटेंशन तो ढंग से काम नहीं करेगा, उसे जो चीज़ें हैं वो उसे नहीं याद रहेंगी, अटेंशन नहीं देगा, अगर कोई चीज़ उसको बताई जा रही है वो उस पर ध्यान नहीं देगा, और उसके सामने कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्व करने में भी उसको प्रॉब्लम आएगी, है ना, क्योंकि उसका थिंकिंग प्रोसेस तो गड़बड़ हो गया ना, जो कॉग्निशन है, संज्ञानात्मक जो फंक्शन है उसका, ठीक। यहाँ पे ये सेम चीज़ आपको हिंदी में भी दी गई है। फिर मैग्नीट्यूड एंड इम्पैक्ट, परिणाम और प्रभाव क्या है। जो स्क्रिजोफेनिया अफेक्ट करता है लगभग 34 मिलियन पीपल को ग्लोबली, ठीक है। अमंग एडल्ट द रेट इज हाइयर, अफेक्टिंग अबाउट 1 in 222 इंडिविजुअल, मतलब कि एडल्ट में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑनसेट टिपिकली अकर्स ड्यूरिंग लेट एडोलसेंस एंड अर्ली एडल्टहुड, ये आपको आमतौर पे किशोरा देर से, मतलब जो लेट एडल्टहुड होता है, एडोलसेंट होता है, और अर्ली एडल्टहुड होता है, वयस्कता के बीच में, उसके बीच में आपको ये देखने को ज़्यादा मिलता है। विथ मेन ऑफन एक्सपीरियंसिंग इट अर्लियर देन वुमेन, जो पुरुष होते हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है महिलाओं के अपेक्षा, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया कैन कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस एंड इम्पेयरमेंट इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग पर्सनल, फैमिली, सोशल, एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल डोमेन। अब देखिए स्किज़ोफ्रेनिया के जो लक्षण हैं उससे आपको समझ में आ गया होगा, वह व्यक्ति सामान्य जीवन तो नहीं जी पाएगा, उसकी सारी जो चीज़ें हैं, पर्सनल से लेके सोशल लाइफ जो है उसका, जो भी चीज़ें हैं, डेली लाइफ की जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होंगी, जिसमें उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। फिर इसके कुछ सब टाइप्स हैं, जैसे पैरानाइड स्किज़ोफ्रेनिया है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म, कैरेक्टराइज्ड बाय डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन एंड प्री सिक्योरिटी हेलुसिनेशंस, ठीक है। प्री सिक्योरिटी hallucinations, thought disorder, negative symptoms, and catania are less pronounced in this subtype, which often lead to better prognosis compared to other subtypes. अब ये आपको इसमें देखने को मति भ्रम वाली जो चीज़ जो ज़्यादा होती है, डिल्यूजन है ना, हेलुसिनेशन, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसमें आपको नकारात्मक लक्षण भर के मिलेंगे, ठीक है। बाकी के मामले में इसको ठीक करना ज़्यादा आसान कहा जा रहा है, ठीक है, मतलब बाकी जो इसके स्किज़ोफ्रेनिया के टाइप्स है उसमें, ठीक है। इसके बाद आता है हेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया, आल्सो नोन एज डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया। दिस सब टाइप इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोमिनेंट थॉट डिसऑर्डर एंड अफेक्टिव सिम्टम्स, डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशंस आर फ्लीटिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये असंगठित स्किज़ोफ्रेनिया के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें जो विचार होते हैं, भावात्मक लक्षण होते हैं, ये विशेष रूप से उसमें क्या आपको डिल्यूजन और हेलुसिनेशन जो है ये आपको थोड़े समय के लिए दिखेगी, है ना, ऐसा नहीं होगा कि बहुत लंबे टाइम के लिए, लेकिन दिखेगी आपको, ठीक है। फिर आता है आपका कैटेटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। दिस सब टाइप इज डिस्टिंग्विश्ड बाय prominent motor symptoms and fluctuations in activity levels between excitement and stupor. Motor symptoms include mannerism, stereotypes, posturing, negativism,
एंड वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें मोटर लक्षण आपको देखने को मिलेगा, उत्तेजना देखने को मिलेगी, बीच बीच में कुछ ऐसे बिहेवियर होगा जो कि मतलब जिसका कोई सेंस नहीं होगा, ऐसे व्यवहार करेगा वो, है ना, ऐसी गतिविधि करेगा। और इसमें आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, ठीक है। और नकारात्मक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, रूढ़िवादिता होगी, मतलब ऐसे टाइप की चीज़ें उसकी होंगी, ठीक है। कभी मतलब चेंज होता रहेगा इसमें उसका बिहेवियर, ठीक है। फिर आता है आपका सिंपल स्क्रिजोफेनिया। द मेन फीचर्स ऑफ दिस सब टाइप आर ऑड बिहेवियर, सोशल विड्रॉल एंड ऑक्यूपेशनल डिस्फंक्शन। क्लियर सिम्टम्स ऑफ स्क्रिजोफेनिया मे नॉट बी प्रेजेंट। सिंपल है इसलिए इसमें जो एकदम क्लियर वाली चीज़ें वो नहीं दिख रही हैं, लेकिन हाँ व्यक्ति के व्यवहार में वो चीज़ें दिख रही हैं कि सोशल विड्रॉल है उसका, वो सामाजिक जो उसका लगाव है वो दूर होगा, समाज से दूर होगा। ऑक्यूपेशनल डिस्फंक्शन हो रहा है उसको, जो अपना काम करता है उसमें उसको समस्या आ रही है ना। क्लियर सिम्टम्स नहीं है बट ये रहेगा। फिर आता है आपका अनडिफरेंट स्क्रिजोफेनिया, ठीक है। दिस सब टाइप इंक्लूड केस दैट डू नॉट फिट into any specific subtype but exhibit prominent feature of schizophrenia। मतलब ये किसी विशेष केस में आपको ये अलग से दिखेगा नहीं, बट ये भी एक टाइप है, ठीक है, जिसको आप समझ सकते हैं। इसमें हल्का फुल्का जो है प्रोमिनेंट फीचर जो होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के वो दिख जाते हैं आपको, ठीक है। फिर है आपका कॉज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ये एग्जैक्ट कॉज स्किज़ोफ्रेनिया का अभी तक कुछ बताया नहीं गया, बट ऐसा बिलीव करते हैं कि ये जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं उसके कारण होता है ना। मतलब ये जेनेटिक्स में होता है। अगर परिवार में किसी व्यक्ति को हुआ होगा पिछले पीढ़ी से, तो ये होता है कि ये आगे के व्यक्ति को हो सकता है, और इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, जैसे इसमें है आपका एंटी साइकोटिक मेडिसिन दी जाती है, जो ट्रीटमेंट होता है आपका उस प्रकार से सारी चीज़ें, है ना, ताकि व्यक्ति का जो सिम्टम्स है हेलुसिनेशन और डिल्यूजन उसको कैसे कंट्रोल करना वो दिमाग के थ्रू वो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा थेरेपी दी जाती है, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है ना, इससे रिलेटेड, और साइकोथेरेपी से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं। फिर आपका सपोर्टिव सर्विसेज दी जाती हैं, हाउसिंग असिस्टेंस, केस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें, रिहेबिलिटेशन के लिए वोकेशनल, इसमें इनको मतलब स्किल्स वोकेशनल जो चीज़ें होती हैं वो सिखाई जाती हैं इनको, कि कुछ हॉबीज से रिलेटेड ऐसी चीज़ें सिखाई जाती है ताकि इनका ध्यान उस पर जाए और कंसंट्रेट करना शुरू करेंगे, और फिर धीरे धीरे इनका जो माइंड है प्रोसेस करे उस तरीके से। फिर फैमिली थेरेपी होती है, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन, क्योंकि ये केस ऐसा है कि कभी कभी बहुत गंभीर समस्या हो जाती है, तो इसमें हॉस्पिटलाइजेशन बहुत नेसेसरी है, तो हॉस्पिटलाइजेशन के द्वारा भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर लाइफस्टाइल चेंज के द्वारा, अब ऐसा व्यक्ति है तो उसको उसका लाइफस्टाइल बेटर होना चाहिए, है ना, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, किसी प्रकार का ड्रग या अल्कोहल उसको नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तरीके हैं ट्रीटमेंट के, यहाँ पे ये आपको हिंदी में भी मिल जाता है। फिर है कोमोर्बिडिटी, ठीक है। अब ये क्या है, सहरुग्णता। देखिए स्किज़ोफ्रेनिया के कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आपको इसके साथ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी मिल जाते हैं, और वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसे है, ओसीडी है ना, पैनिक डिसऑर्डर है, तो ये आपके लिए और ख़तरनाक हो जाता है, मतलब जो पेशेंट होता है, तो ऐसी भी समस्या आपको देखने को मिल जाती है। फिर है स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर इज अ मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया सब सिम्टम्स, हेलुसिनेशन और डिल्यूजन, एंड मूड डिसऑर्डर सिम्टम्स, डिप्रेशन और मेनिया। ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें जो स्किज़ोफ्रेनिया वाला व्यक्ति, एक तो उसको हेलुसिनेशन हो रहा है, डिल्यूजन हो रहा है, अब उसमें क्या हो रहा है कि उसका कभी वो एकदम हाई लेवल पे चला जा रहा है, उसके इमोशंस एकदम बढ़ जा रहे हैं, है ना, और कभी एकदम वो डिप्रेसिव हो जा रहा है, तो ये काफ़ी खतरनाक हो जाता है। तो ऐसे में इसके लिए तो उसका नॉर्मल लाइफ जीना मुश्किल होता है। हॉस्पिटलाइजेशन और बाकी ट्रीटमेंट के द्वारा ही इसको ठीक किया जा सकता है, क्योंकि ये एक साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये कुछ टाइप्स थे इसके, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। और सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर हमने बात की, जैसे डिल्यूजन के बारे में, जिसको फॉल्स बिलीव्स भी कहते हैं, हेलुसिनेशन, सीइंग और हियरिंग दीज
थिंग्स दैट आर नॉट देयर। देखिए डिल्यूजन और हेलुसिनेशन में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, दोनों चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन देखने को मिलेगा आपको। पीरियड्स ऑफ मैनिक मूड और इंक्रीज एनर्जी, है ना, अभी हमने डिस्कस किया इसके बारे में। इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन तो उनका आप छोड़ ही दो, क्या करेगा वो व्यक्ति जब वो उसके दिमाग में इतनी सारे डिसऑर्गेनाइज थॉट्स चल रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हाई लो हो रही हैं, तो भाई उसके लिए बहुत समस्या है। इम्पेयर्ड ऑक्यूपेशनल एकेडमिक, ये सारी चीज़ें समस्याएं आएंगी। प्रॉब्लम विथ मैनेजिंग पर्सनल केयर, वो कहाँ से पर्सनल केयर करेगा जब वो सोच समझ ही नहीं पा रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं चाइल्ड एंड एडोलसेंट मेंटल हेल्थ के बारे में, ठीक है। साइकोलॉजिकल disturbance in child can arise from abnormalities in areas such as emotion, cognition, behavior, relationship, often triggered by traumatic events, ठीक है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो चाइल्ड और एडोलसेंट है उसके में क्या होता है। तो ये अधिकतर बच्चों में मनोवैज्ञानिक कारणों के कारण होता है। मनोवैज्ञानिक कारण में क्या हो सकता है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसका संज्ञानात्मक जो है मतलब कॉग्निशन है, उसका बिहेवियर है, उसका लोगों के साथ रिलेशनशिप जिस प्रकार का है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। या किसी ट्रॉमा से बच्चा गुजर चुका है तो ये सारी चीज़ें मेंटल डिसऑर्डर का एक कारण बनती हैं, मतलब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का। अब इसमें कुछ टाइप्स हैं, जैसे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में जैसे आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आ जाता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसको पहले बोलते थे आप मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, अभी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज का आता था, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये वही है। फिर आता है इंटरलाइजिंग इमोशनल डिसऑर्डर, मतलब कि जो आंतरिककरण और जो आंतरिकरण मतलब क्या, जो दिमाग के अंदर में है, भावनाएं हैं, है ना, उससे रिलेटेड, तो जैसे जो भी चीज़ है, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, डिप्रेशन हो गया, है ना। फिर एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियरल डिसऑर्डर, ठीक है, कंडक्ट डिसऑर्डर आता है इसमें। उनके आप देखोगे उनके आचरण में जो समस्या आ जाएगी, बच्चा बात नहीं मानेगा, झूठ बोलेगा, लोगों से बदतमीजी करेगा, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे ये चीज़ें होती हैं, कंडक्ट डिसऑर्डर ऐसे टाइप का। फिर अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD, ठीक है, ये होता है। इसके बाद साइकोसिस भी होता है। साइकोसिस में स्किज़ोफ्रेनिया होता है, रेयर है चाइल्ड में बट होता है, ठीक है। और अदर कॉमन में है जैसे ईटिंग डिसऑर्डर हो गया आपका, हमने बात की थी ना जो ईटिंग डिसऑर्डर थे कुछ उसके बारे में। फिर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, है ना, कुछ ड्रग्स या ऐसे टाइप का कोई सब्सटेंस यूज करने लगता है बच्चा। पोस्ट ट्रॉमेटिक अभी हमने उसके बारे में बात की थी। फोबिया एंजाइटी है, सोशल एंजाइटी, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है।